एक है भाषात्मक, बुद्धि परीक्षण, यानी और इसे भाषात्मक को अंग्रेजी में कह सकते हैं लैंग्वेज के आधार पर ये बुद्धि परीक्षण होती है और ये वर्बल होती है, यानी कि मौखिक होती है, इसलिए इसे वर्बल आईक्यू टेस्ट भी कह सकते हैं। यानी कि भाषात्मक बुद्धि परीक्षण लैंग्वेज की भाषा के माध्यम से होती है और मौखिक रूप से होती है, इसलिए इसे वर्बल भी कहा जाता है। ये जो बुद्धि परीक्षण है, ये उन लोगों का इस तरह से बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है जिसे भाषा आती हो, जिसे पढ़ना लिखना आता हो, यानी कि जो शिक्षित हो। ऐसे लोगों की बुद्धि परीक्षण के लिए इस तरह की भाषात्मक जो है परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है और ये व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक रूप में भी होता है। ऐसे ही होता है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण उन लोगों के लिए किया जाता है जो इसे अंग्रेजी में परफॉर्मेंस कह सकते हैं। उनके परफॉर्मेंस से यह ज्ञात किया जा सकता है कि उनके पास कितनी बुद्धि है, या इसे हम अनवर्बल भी कहते हैं, यानी कि इसमें मौखिक जो है परीक्षा नहीं ली जाती, उनके कार्य विधि से ज्यादा ज्ञात किया जाता है कि उनके पास कितनी बुद्धि है। अंग्रेजी में इसे परफॉर्मेंस और अनवर्बल कहा जाता है। तो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षा उन लोगों के लिए होती है जो अशिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, या जिन्हें भाषा का ज्ञान नहीं होता। तो ऐसे लोगों की बुद्धि परीक्षण करने के लिए क्या किया जाता है, उन लोगों को छोटे छोटे काम दिए जाते हैं, जैसे कि लकड़ी का एक गट्ठा दे दिया जाए और उन्हें यह कहा जाए कि इस लकड़ी के गट्ठे में, इस गट्ठे में ज्यादा लकड़ियां है या इस गट्ठे में ज्यादा लकड़ियां है। या फिर उन्हें कोई चित्र दिया जा सकता है जमाने के लिए, जैसे बच्चों के लिए फजल रहता है, फजल को जमाते हैं, उसी हिसाब से अलग अलग वर्ग के व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा के लिए अलग अलग प्रकार के चित्र जमाने के लिए दिया जा सकता है। या इस तरह की परीक्षा करने के लिए दो समान चित्र दे दिया जा सकता है और उन समान चित्रों में उन्हें कुछ विशेष उनकी विशेषताएं बताने को कहा जा सकता है, या फिर समान चित्र देकर इनमें उसे अंतर ढूंढने के लिए कहा जा सकता है। यानी कि वे पढ़े लिखे तो है नहीं, अब उनके ज्ञान का टेस्ट लेना है तो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज देके उनके ज्ञान का जो है परीक्षण किया जा सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि व्यक्ति भाषात्मक परीक्षा में हम लोग देखे थे विनय साइमन का बुद्धि परीक्षण, या इसे कह सकते हैं आईक्यू स्केल। इसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि बुद्धि का सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से भाषात्मक परीक्षा लेने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो उनका उत्तर है बीने पेरिस विश्वविद्यालय के एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे और वहाँ के स्कूलों में जो पिछड़े हुए बालक थे उनकी बुद्धि परीक्षा की आवश्यकता पड़ी, तो वहाँ के शिक्षा आयोग ने इनको बीने से यह कहा कि आप ऐसे बच्चों का पता लगाइए जो शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, ताकि हम उनको वर्गीकरण करके उनके लिए विशेष शिक्षा की जो है विशेष शिक्षा की हम लोग क्या कर सके, व्यवस्था कर सके। तो इन्होंने अपने सहयोगी साइमन के साथ बुद्धि परीक्षण की प्रणाली तैयार की, इसे ही बीने साइमन का बुद्धि परीक्षण पद्धति कहा जाता है। इस काम को करने में इन्हें लगभग 15 वर्ष का समय लगा था। 1890 में इन्होंने शुरुआत की थी अपने बुद्धि परीक्षण की और 1905 तक ये काम करते ही रहे थे और 15 वर्ष के अथक परिश्रम के बाद इन्होंने इस तरह की कुछ जो है टेक्निक इजाद की थी। यह बुद्धि परीक्षण किया जाता था 3 से 14 वर्ष के बालकों का। 3 से 14 वर्ष के बालकों की बुद्धि परीक्षण के लिए अलग अलग ये 5 प्रश्न बनाए हुए थे कि हर वर्ग, जैसे 3 साल का कोई बालक है तो उसकी बुद्धि परीक्षण के लिए उनको 5 सवाल दिए जाते थे। अगर वो 5 सवालों का सही आंसर बता ले तब ये मान लिया जाता था कि उनकी मानसिक आयु 5 वर्ष है। 4 वर्ष के लिए अलग प्रश्न, 5 वर्ष के लिए अलग प्रश्न, 6 वर्ष के लिए अलग प्रश्न। इस तरह से प्रश्न को इस संख्या में रखा गया था कि 3 वर्ष का जो है बालक 4 वर्ष के बालक के प्रश्नों का आंसर न दे पाए, उनका थोड़ा कठिनाई का स्तर बढ़ते जाता था। और अगर कोई 3 वर्ष का बालक अगर 4 वर्ष के बालक के प्रश्नों का उत्तर दे दे तब ये माना जाता था कि उनकी मानसिक आयु उनकी वास्तविक आयु से ज्यादा है। इसके साथ ही साथ इन्होंने इसमें यह किया था कि अगर कोई जैसे 8 वर्ष का बालक है
वो 8 वर्ष के लिए बनाए गए सभी प्रश्नों के सही सही आंसर बता पाता है, तब उनकी वास्तविक मानसिक आयु कितनी मानी जाएगी? 8 वर्ष। अगर यही 8 वर्ष का बालक 9 वर्ष के लिए बनाए गए 5 प्रश्नों में से 3 का आंसर सही बता दे और 10 वर्ष के लिए बनाए गए सवालों में से एक आंसर सही बता दे, तब 1 का 5वां हिस्सा यानी कि 1 वर्ष का 5वां हिस्सा इनके आयु में जोड़ दिया जाता था, मानसिक आयु में। यानी कि अगर 8 वर्ष इनका वास्तविक आयु होगा, ये होगा कि 8 वर्ष का उन्होंने सही सही आंसर बताया, साथ ही उन्होंने क्या किया, 9 वर्ष के प्रश्नों में से 3 सही बताए। तो इसमें हम 3 जोड़ देते हैं, 3 यानी कि अगर 1 वर्ष को हम 5वें हिस्से में बांट दें, जैसे कि 12 महीने का 1 वर्ष रहता है, तो 1 वर्ष को अगर हम 5वें हिस्से में बांटे तो 1 महीने में कितने आएगा, यानी कि 5वें हिस्से में आएगा 73 दिन के आसपास, या फिर 2 महीना 13 दिन के आसपास आएगा। तो इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि 3 इसमें से जोड़ दिए और 1 का 10 वर्षों में से एक आंसर इसमें सही बताया, तो 1 इसमें से जोड़ दिए, तो इनकी वार्षिक आयु कितनी, मानसिक आयु कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष, 3 1 4 हो जाएगा, 4/5 ये इनकी मानसिक आयु हो जाएगी। इस तरह से जो है मानसिक आयु निकाला जाता था। यानी कि 8 वर्ष का उन्होंने पूरा सही सही बताया तो उनकी 8 वर्ष है, लेकिन 9 वर्ष में से उन्होंने 3 आंसर सही बताए और 10 वर्ष में से उन्होंने एक आंसर सही बताया। यानी कि जितने अधिक वर्ष से अगर वो ज्यादा आंसर सही बताता था तो जितने आंसर के अनुसार उसमें जो है 5 का जो है डिवाइड करते हुए 5 भागों में 1 वर्ष को बांट के जोड़ते जाते थे, जोड़ने की है। और जैसे कि अगर कोई बालक 8 वर्ष का है और अगर 8 वर्ष के लिए अगर 5 क्वेश्चन है और अगर 5 क्वेश्चन में से केवल 4 क्वेश्चन ही बता पाए, तब उनकी वास्तविक मानसिक आयु 8 वर्ष नहीं मानी जाती थी। ये इनका सबसे बड़ा दोष था कि अगर कोई बालक 8 वर्ष के लिए बनाए हुए सवालों में से केवल 5 में से 5 का आंसर न दे पाए, तब उनकी मानसिक आयु 5 वर्ष नहीं मानी जाती थी। इस तरह से इन्होंने व्यक्तिगत रूप से बुद्धि परीक्षण में यह होता है कि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण होता है। तो इस तरह की बुद्धि परीक्षण में भाषा के माध्यम से इस तरह की परीक्षण कर सकता है। इसे ही बिने साइमन का जो है बुद्धि परीक्षण कहा गया है। दूसरा हम लोग देखे थे स्टैनफोर्ड बिने स्केल। ये स्टैनफोर्ड जो बिने स्केल है ये भी व्यक्तिगत भाषात्मक परीक्षा पर आधारित है और इसमें ये बिने के जो है बुद्धि परीक्षण पर ही आधारित है। स्टैनफोर्ड बिने स्केल या मानक्रम कह सकते हैं इन्हें, ये इन्हीं पर आधारित है। इसमें क्या हुआ था, जो बिने और साइमन ने जो बुद्धि परीक्षण की विधियां बताई थी उसी को ही आगे बढ़ाते हुए अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के प्रोफेसर, क्या नाम था, टर्मन ने इस विधि को आगे बढ़ाया। और इस विधि में वो ये किए कि ये पहले 3 से लेकर 14 वर्ष के बालकों को स्थान दिए थे। तो इन्होंने इसमें क्या किया, 2 से लेकर 14 वर्ष के बालकों को इसमें स्थान दिया और स्थान देने के बाद इन्होंने क्या किया, 2 से 14 वर्ष के बालकों को बुद्धि नापने के लिए इन्हें 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में इस प्रकार से बांटे, पहले 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक बुद्धि परीक्षण हर 6 माह में किया करते थे। 6 माह में बुद्धि परीक्षण किया जाता था और 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष बुद्धि परीक्षण वर्ष में केवल एक बार होती थी। जैसे कि अगर कोई बालक अगर 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष में उनका बुद्धि परीक्षण होगा, फिर जब वो 2.5 वर्ष का हो जाएगा तब उनकी एक बार बुद्धि परीक्षा होगी, फिर जब वो 3 वर्ष का होगा तब बुद्धि परीक्षण होगी, फिर 3 वर्ष के बाद 3.5 वर्ष में एक बार बुद्धि परीक्षा होगी। तो पहली बार जो बुद्धि परीक्षण होता था उनका नामकरण किए थे ये लोग एल, और दूसरी बार जो परीक्षण होता था उनका नाम किए थे एम, यानी कि 2 वर्गों में बांट दिया था। एक प्रकार से कह सकते हैं कि 6 माही परीक्षा होती थी बुद्धि की, 6 माह में अलग और 6 माह में अलग। लेकिन जब बालक 5 वर्ष का हो जाता था तब उनकी जो है बुद्धि परीक्षा वर्ष में केवल एक बार होती थी। इस तरह से ये व्यक्तिगत रूप से बालकों की बुद्धि परीक्षण करने का एक ढंग था भाषात्मक रूप में। फिर व्यक्तिगत रूप से बुद्धि परीक्षण की जो है और 2 हम लोग देखे थे, भूल भुलैया, पेरियार भूल भुलैया स्केल। पेरियार भूल भुलैया स्केल में विभिन्न तरह के भूल भुलैया बनाए गए थे। ये भी व्यक्तिगत ही है, यानी एक ही व्यक्ति की बुद्धि की परीक्षा की जा रही है, लेकिन ये अब भाषात्मक ढंग से नहीं हो रहा है। ये उन बच्चों के लिए है जो पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है। तो
तो उनको विभिन्न तरह की भूल भुलैया दिया जाता था, अलग अलग, यानी कि पहला जो भूल भुलैया होता था वो थोड़ा सा सरल हो सकता था, और दूसरा जो भूल भुलैया है वो उससे थोड़ा कठिन, यानी कि अलग अलग आयु वर्ग के बालकों के लिए अलग अलग भूल भुलैया बनाया गया था। और जो बालक इन भूल भुलैया का जो है आसानी से जो है सवालों के जो है आंसर बता देता था, तब उनकी मानसिक आयु उतनी मानी जाती थी। बालकों को इसमें क्या किया जाता था, एक पेन दिया जाता था और एक पेंसिल दी जाती, एक पेन दिया जाता था और जो है कागज दी जाती थी, और इन कागजों में विभिन्न तरह के भूल भुलैया बने रहते थे, हर अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग अलग तरह के, और उनके इस प्रॉब्लम को जब वो इस तरह से सॉल्व कर लेते थे, उसी के अनुसार उनकी मानसिक आयु ज्ञात की जाती थी, यानी कि उनकी क्रिया के आधार पर। दूसरा हम लोग इसके देखे थे वैल्यू ज्ञात वाला, क्या था, वैल्यू टेस्ट में उनको क्रिया के साथ साथ 5 मौखिक सवाल पूछे जाते थे और 5 जो है कुछ क्रिया करने को दी जाती थी, और ये भी अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग अलग होते थे। यानी कि भाषात्मक जो है बुद्धि जो है टेस्ट में सर इसका क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि पहले व्यक्तिगत भाषात्मक बुद्धि परीक्षण में कौन कौन से आ गए, आपका साइमन और स्टैनफोर्ड बुद्धि स्केल। अगर इसी में आप पूछ सकते हैं कि व्यक्तिगत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में कौन किस प्रकार के बुद्धि परीक्षण को शामिल किया जाता है, तो उसमें आएगा आपका भूल भुलैया और वैल्यूम वाला। वही से बस सवाल आता है इसमें कि ये किस प्रकार की किससे बिलोंग करता है। उसके बाद हम लोग देखे थे सामूहिक में भी ऐसे ही होता है, भाषात्मक रूप से भी और क्रियात्मक रूप से भी। और सामूहिक रूप से जितने भी टेस्ट हुए प्रारंभिक रूप में वे सब अमेरिका में हुए थे, और अमेरिका में 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। 1914 से लेकर 1918 के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय अमेरिकी सैनिकों में भारी संख्या में जो है सैनिकों की आवश्यकता पड़ी। तो भाषात्मक रूप से इनका परीक्षण करने के लिए 2 विधियां भाषात्मक रूप से बनाई गई थी और 2 विधियां कार्यात्मक रूप से बनाई गई थी। तो उनमें से भाषात्मक रूप से जो पहली विधि है वो है आर्मी अल्फा टेस्ट है। आर्मी अल्फा टेस्ट में क्या होता था, इसमें जो है विभिन्न अधिकारी हैं और सैनिक है, इनका चयन करने के लिए उनका परीक्षण किया जाता था। क्रो एवं क्रो का मानना है कि इस आर्मी अल्फा टेस्ट से लगभग उस समय 20 लाख जो है सैनिकों की भर्ती हुई थी, और ये सब जानने से कोई मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ यही बस पूछा जाता है कि आर्मी अल्फा टेस्ट सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण की विधा है। सामूहिक भाषात्मक समूह है ना, आदमी का टेस्ट ले रहे हैं, सामूहिक है लेकिन ये क्या है, भाषात्मक। आर्मी अल्फा टेस्ट के बाद हम लोग देखे थे इसमें सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट है, और सेना सामान्य वर्गीकरण को शॉर्टकट में आर्मी सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, इसको शॉर्टकट में आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट यानी कि एजीसीटी कहा जाता है। इसमें विभिन्न, इधर ध्यान दीजिए, ये आगे बढ़े, नए चैप्टर आए, थोड़ा सा इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं, बस सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट में यह भी भाषात्मक जो है परीक्षण था, लेकिन सामूहिक ढंग से परीक्षण था। सामूहिक रूप से अब उस समय सेना में इतने ज्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ी थी कि एक साथ विभिन्न पदों पर उन्हें भर्ती की आवश्यकता थी, और ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो बौद्धिक रूप से ठीक ठाक हो। तो 3 तरह के लोगों को उनके सामने टास्क रखा गया था। एक था गणित से संबंधित, गणित है, और शब्दावली से संबंधित जो विभिन्न शब्दों को समझ सके, और विभिन्न जो है संगणना यानी कि गणना करने के संबंध में। तो बहुत सारे लोगों को एक प्रकार से भर्ती लेने का काम कर रहे थे, और उन लोगों को विभिन्न तरह का टास्क दिया जाता था समूह में, और जो जैसा टास्क में को अच्छे से कर पाता था उसी जो है फील्ड में उनकी भर्ती होती थी।
क्रियात्मक और उसके बाद जो है आर्मी में भी क्रिया उन लोगों के लिए क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण रखा गया था जो पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षित थे। तो ऐसे लोगों को भर्ती करने के लिए जो जिन्हें भाषा का ज्ञान नहीं था, अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था, खास तौर पे जिन लोगों को अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था और वे लोग किसी भी प्रकार की भाषा के जानकार नहीं थे, तो संख्या उन लोगों को ज़्यादा संख्या में उन लोगों की आवश्यकता थी। तो लोगों को इस तरह से टास्क देते थे, लकड़ी जमाने के लिए, चित्र जमाने के लिए, समान चित्र में अंतर बताने के लिए, ये सब। ये क्रियात्मक रूप से उनकी बुद्धि परीक्षा होती है, इसमें भाषात्मक रूप से बुद्धि परीक्षा होती है। बस इतना ही अंतर है। तो आप केवल इतना ही जानिए, इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बुद्धि परीक्षण होती है। एक होती है भाषात्मक रूप से और एक होती है क्रियात्मक रूप से। इनकी ही अलग अलग वेराइटीज है। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग नया चैप्टर, व्यक्तिगत विभिन्नता। इसमें आप लोग नाम बस याद रखेंगे कि व्यक्तिगत भाषात्मक परीक्षा में साइमन का है, विनय साइमन है और स्टैनफोर्ड है। फिर व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षा में भूल भुलैया है और वैल्यूज वाला है। फिर सामूहिक में आर्मी अल्फा टेस्ट है और सामूहिक भाषात्मक में ही सेना सामान्यीकरण वर्गी टेस्ट है और सामूहिक क्रियात्मक टेस्ट में आर्मी बीटा टेस्ट है और शिकागो क्रियात्मक टेस्ट है। बस इतना ही ध्यान रखना है। इसमें प्रश्न कई बार ऐसे आया है कि आर्मी अल्फा टेस्ट को और किस विधा के अंतर्गत आता है या और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो सामूहिक क्रियात्मक टेस्ट है। आर्मी बीटा, अल्फा और बीटा। अल्फा है पढ़े लिखे लोगों के लिए, बीटा है अशिक्षित लोगों के लिए। बुद्धि परीक्षण में सामान्य क्वेश्चन यही आता है कि अगर किसी बालक का मानसिक आयु 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। इस तरह से सवाल आते हैं। बीने साइमन वाला सवाल अगर आप लोगों को कहीं मिल जाए और कठिन सवाल तो बताना। हम लोग आगे देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। ये पार्ट लेसन ऐसा है कि मैं ऐसा क्यों हूँ और मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा क्यों हूँ, यानी कि हर व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो वह व्यक्तिगत विभिन्नता किस कारण से है, इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत विभिन्नता हर व्यक्ति में सामूहिक रूप से, मानसिक रूप से, पहले देखते हैं मानसिक रूप से, हर व्यक्ति हर किसी से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, विभिन्न रहता है। यानी कि ये और भी पहलू हो सकते हैं जिससे एक दूसरे से भिन्न होता है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है। तो ये विभिन्नता क्यों होती है या इस विभिन्नता के क्या कारण है और इस विभिन्नता के कितने कितने प्रकार हो सकते हैं, कितने कारण हो सकते हैं और इनका शिक्षा में क्या महत्व है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। क्या क्या देखेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हर व्यक्ति से किसी न किसी प्रकार से अलग होता है, डिफरेंट होता है और इसके बहुत सारे कारण हैं। तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से या मानसिक में बौद्धिक रूप से आएगा, तो वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, इसके बहुत सारे प्रकार हैं और इसका शिक्षा में क्या महत्व है। देखते हैं क्या क्या इनका महत्व है शिक्षा में। आप लोग व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार लिखेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या क्या प्रकार है, क्या क्या रूप से व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। व्यक्तिगत विभिन्नता में सबसे पहला जो विभिन्नता पाया जाता है वो है शारीरिक गठन का, यानी कि शारीरिक बनावट, शारीरिक विभिन्नता।
शारीरिक विभिन्नता या शारीरिक बनावट के आधार में जो है व्यक्ति की विभिन्नता के प्रकार में जो सबसे पहला प्रकार है वो है शारीरिक बनावट। हर व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से भी एक दूसरे जैसा नहीं रहता है। हर व्यक्ति की कद, काठी, ऊंचाई, लंबाई, आकार, प्रकार ये सब एक दूसरे से भिन्न होता है। तो शारीरिक बनावट के आधार पर ही लोगों में भिन्नता पाई जाती है। हर व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि इस दुनिया में पूरे विश्व में लगभग 7 व्यक्ति हम शक्ल होते हैं, लेकिन उनकी शारीरिक बनावट भी एक जैसी नहीं रहती, अलग अलग होती है। तो यह पहला अंतर है व्यक्ति की विभिन्नता का, शारीरिक विभिन्नता। दूसरा जो व्यक्ति की विभिन्नता के प्रकार है वो है मानसिक विभिन्नता। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से के समान नहीं रहता, सब में अलग अलग जो है बुद्धि लब्धि पाई जाती है। यहाँ तक कि एक ही व्यक्ति में अलग अलग अवस्थाओं में, यानी कि शैशव अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक या अन्य अवस्थाओं में एक ही प्रकार की मानसिकता नहीं रहती या एक ही प्रकार की उनकी बुद्धि लब्धि नहीं रहती, उसमें भी उतार और चढ़ाव चलते रहते हैं। तो मानसिक वुडवर्थ का मानना है कि लगभग जब बालक अपनी प्राथमिक कक्षा में रहता है या पहली कक्षा में रहता है, तब उनकी बुद्धि लब्धि 60 से 160 के बीच पाई जाती है। यानी कि उनकी बुद्धि लब्धि बचपन में जब छोटी अवस्था में बहुत तेज रहता है, वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ का यह कहना है कि जो पहली कक्षा में या पहली अवस्था में बालक की बुद्धि लब्धि 60 से 160 के बीच होती है, यानी कि 140 को हम प्रतिभावान मानते हैं, जीनियस, तो उससे भी अधिक हो सकती है प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन धीरे धीरे शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक उनकी बुद्धि लब्धि में जो है अंतर पाया जाता है, यानी कि एक ही अवस्था में उनकी बुद्धि रहती नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। तीसरा है इसमें व्यक्ति की विभिन्नता के प्रकार में या वो है संवेगात्मक रूप से विभिन्नता होती है। संवेगात्मक रूप से सभी बालक एक जैसे नहीं रहते, यानी कि संवेगात्मक कोई बालक बहुत दयालु होता है, कोई हो सकता है बहुत कठोर हृदय हो, कोई बहुत प्रसन्नचित्त रहने वाला, कोई हमेशा खिन्न रहने वाला, दुखी। तो इस तरह से संवेगात्मक रूप से भी व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। इमोशनल रूप से विचारों में भिन्नता होती है, सभी के विचार एक जैसे नहीं रहते, अलग अलग विचारधारा के होते हैं। और ये विचारधारा विभिन्न कारणों से जो है उनमें अलग अलग होते हैं। कारण में देखेंगे कि इन सब व्यक्ति विभिन्नता के कारण कौन कौन से हैं। तो एक पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, विचार में विभिन्नता होती है। ये दूसरा पॉइंट है सर। दूसरा पॉइंट है विचार में संवेगात्मक रूप से भिन्नता होती है, विचार में भिन्नता होती है। विचार में भिन्नता होती है, सभी बालक एक दूसरे से विचारों में एक दूसरे से मिलते जुलते विचार नहीं रहते, सबके विचार अलग अलग होते हैं, विचारों में भिन्नता होती है। हाँ, संवेग में नहीं कह सकते, विचार अलग है, संवेग अलग है। संवेग यानी कि उनका इमोशन, जैसे कि कोई किसी के प्रति दया का भाव है तो उनके संवेग है, और विचार इसमें पूरे उनके मानसिक प्रणाली आ जाएगी, सोचने का ढंग। सीखने में भिन्नता होती है, सबके आगे पॉइंट लिखेंगे, सीखने में भिन्नता होती है। सभी बालक या सभी व्यक्ति एक ही चीज को अलग अलग ढंग से सीखते हैं। एक ही क्रिया को अलग अलग बालक जो है विभिन्न रूप से सीखते हैं, या उनके सीखने में बड़ी विभिन्नता होती है। इसीलिए अलग अलग बालकों के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, गत्यात्मक विभिन्नता यानी कि मोटर डिफरेंस। गत्यात्मक विभिन्नता से तात्पर्य है कि हर व्यक्ति के कार्य करने का, शारीरिक रूप से कार्य करने का अलग अलग ढंग होता है। अगर आपके दो दोस्त है, अगर आप एक 9:10 में नहाने के लिए जाए, हो सकता है कि आपका एक दोस्त 9:05 में नहा के आ जाए और आप 9:30 बजे तक नहाए ही ना हो। तो एक ही कार्य को करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग ढंग होते हैं, इसे गत्यात्मक विभिन्नता कहते हैं। इसीलिए कोई बालक जो है किसी होमवर्क को बहुत आसानी जल्दी से कर लेता है, और उसी होमवर्क को या कई एकदम धीरे धीरे काम करने वाले होते हैं, कोई बड़े फास्ट काम करने वाले होते हैं।
तो गति में भी भिन्नता होती है, आदमी के काम करने के ढंग में भिन्नता होती है, इसे गत्यात्मक विभिन्नता कहा जाता है। आगे पॉइंट लिखेंगे, चरित्र में विभिन्नता होती है। चरित्र में किस प्रकार से, चरित्र में नहीं, विशिष्ट योग्यताओं में भिन्नता, विशिष्ट योग्यताओं में भी भिन्नता होती है। विशिष्ट योग्यता से तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति में विशिष्ट योग्यता है, यानी कि जैसे कोई गाना गाने में बहुत निपुण है, कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर है, ये इनकी विशिष्ट योग्यता है, या विभिन्न कोई नृत्य करने में बहुत कुशल है, या कोई पढ़ने लिखने में बहुत कुशल है। अगर किसी व्यक्ति के पास विशिष्ट योग्यता है तो उसमें भी भिन्नता पाई जाती है कि सभी गायक एक जैसे नहीं रहते, नहीं सभी प्रकार के क्रिकेटर एक जैसे रहते हैं, नहीं सभी प्रकार के नाचने वाले एक जैसे रहते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति में अलग अलग तरह की विभिन्नताएं हैं और वो विशिष्ट विभिन्नता है तो उसमें भी अंतर पाया जाता है। यानी कि उनकी विशिष्टताएं भी एक जैसी नहीं होती। इन सबको सामूहिक रूप से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में विभिन्नता होती है। इन सभी विशेषताओं को सामूहिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि सभी व्यक्ति के व्यक्तित्व में विभिन्नता होती है। व्यक्तित्व में विभिन्नता यानी कि हर व्यक्ति से अलग अलग होता है, कोई एक जैसा नहीं रहता, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, अद्वितीय। यानी कि व्यक्ति इतने प्रकार से मुख्य रूप से जो है उनमें भिन्नताएं पाई जाती है। आगे देखते हैं कि इन विभिन्नताओं के कारण क्या है, व्यक्तियों में इस तरह के विभिन्नता के कारण क्या क्या है। हेडिंग लिखेंगे, व्यक्तित्व विभिन्नता के कारण। कितने टाइप्स के प्रकार हैं व्यक्तित्व विभिन्नता के, इससे भी और अधिक है। ये मुख्य प्रकार है जो स्किनर और अन्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए हैं। पुस्तक में ऐसे ही नहीं छापा है, वो मनोवैज्ञानिकों ने पहले बनाए हैं, उसके अनुसार से भी पुस्तक बनाए हैं। व्यक्तित्व विभिन्नताओं के प्रकार के बाद हम लोग देखते हैं व्यक्तित्व विभिन्नता के कारण। व्यक्तित्व विभिन्नता के क्या कारण है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। पहला जो सबसे मुख्य कारण है वो है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी, उनकी जो है उनको माता और पिता से जो जीन्स मिलते हैं उसी के कारण ही उनके जो है अनुवांशिक गुण होते हैं, कद काठी, सोचने का ढंग, बुद्धि लब्धि, ये सब वंशानुक्रम प्रभावित करता है। यह देखा गया है कि जो अधिकांशतः हम लोग वंशानुक्रम में पढ़े थे कि इसके दो नियम हैं, लॉ ऑफ वेरिएशन और लॉ ऑफ रेग्रेशन, भिन्नता का नियम और प्रतिगमन का नियम। तो वंशानुक्रम में यह होता है कि अधिकांशतः यह देखा गया है कि जो अच्छी बुद्धि लब्धि के माता पिता होते हैं या जो दिखने में अच्छे माता पिता होते हैं, उनके पुत्र भी या उनकी संतान भी उसी तरह के होते हैं। इस संबंध में एक मनोवैज्ञानिक है, क्या नाम है उनका, वंशानुक्रम को सबसे ज्यादा महत्व देने वाले हैं रूसो, पियर्सन एवं वाटसन। नाम लिख लेंगे, रूसो, पियर्सन एवं वाटसन। ये इस पक्ष को पर सर्वाधिक बल देते हैं कि अगर व्यक्ति में विभिन्नता है, किसी व्यक्ति में विभिन्नता है तो उनके वंशानुक्रम से है, वंशानुक्रम के कारण ही व्यक्ति जो है अलग अलग है, ये इनका मानना है। एक मनोवैज्ञानिक है मन का यह कहना है कि प्रारंभिक रूप से जीवन की प्रारंभिक अवस्था में बालक जो है एक जैसे होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बाद की अवस्था में यह देखा जाता है कि हर व्यक्ति से अलग है, यानी कि जीवन की शुरुआत सभी बालकों की एक जैसी होती है। उसके बाद की अवस्था में सभी बालक जो है एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है, वो इसका जवाब देते हैं कि इसका कारण है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के कारण ही सभी बालक जो है बड़े होने के बाद या आगे चलकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ये कहना है मन का। और ये लोग रूसो, पियर्सन, वाटसन एवं मन ये वंशानुक्रम को सबसे अत्यधिक महत्व देते हैं कि वंशानुक्रम के कारण ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता में, वो है वातावरण।
मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि व्यक्ति अपने आप में कुछ भी नहीं, वस्तुतः अपने वंशानुक्रम और वातावरण का ही परिणाम है। जैसा उनका वंशानुक्रम हुआ और जैसे उनको वातावरण मिला, ये ही इनके जो है व्यक्तित्व को बनाने के सबसे महत्वपूर्ण कारक है। एक प्रकार से 50% उनके वंशानुक्रम का कह सकते हैं और 50% उनके वातावरण का। जिस वातावरण में व्यक्ति रहेगा वैसे ही उनकी जो है शारीरिक गठन, सोचने का ढंग, ये सब वैसे ही रहेगा। इसके बाद है जो व्यक्ति वातावरण के बाद जो सबसे ज्यादा व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करता है वो है जाति, प्रजाति और देश। तीसरा कारक लिखेंगे जाति, प्रजाति और देश। एक साथ जाति, प्रजाति और देश। जिस जाति में व्यक्ति जन्म लेता है, जाति यानी कि उनका सिर्फ कास्ट से ही यहाँ तात्पर्य नहीं है, प्रजाति, देश यानी कि जिस वातावरण में वो पला बढ़ा है वैसे ही उनकी जो है बुद्धि लगती होती है। हाँ, देश, प्रजाति, संस्कृति उनके जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। ऐसे अधिकांशतः देखा गया है कि जैसे ब्राह्मण परिवार के बालक है तो वो पढ़ने लिखने में ठीक ठाक रहते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता पढ़ने लिखने में ज्यादा होती है। जैसे कोई वैश्य परिवार से है तो प्रारंभिक गुण उनको परिवार से ही मिल जाता है कि वो व्यापार करने में ज्यादा कुशल होते हैं। या फिर जो क्षत्रिय परिवार से है उनको देश की सेवा करने में या लड़ाई करने में इसमें ज्यादा आनंद आता है। जैसे कि यानी कि उनकी जाति उनकी विभिन्नता को प्रभावित कर रहा है, उनके जो सोच को प्रभावित करने वाला कारक है। जैसे प्राचीन भारत से ही हम देखते हैं कि हरियाणा के जो जाट समुदाय है वो अन्य जातियों की अपेक्षा थोड़े उग्र स्वभाव के थे। और अभी भी वर्तमान में भी जो जितने भी आंदोलन वगैरह होते हैं या समाज हित के हित में हो या किसानों के हित में हो, हरियाणा या पंजाब के जाट किसान ही करते हैं। उस समय भी यानी कि उनकी जाति उनके व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित कर रहा है, उनको अन्य समूह से अलग कर रहा है। इतिहासकार ऐसे लिखते हैं कि जिस समय महमूद गजनवी ने जब 17 या 21 बार जो आक्रमण किया था और सोमनाथ के मंदिर को बार बार तोड़ते थे और वहां से अपार संपत्ति को अपने साथ में लेके जाते थे, यानी कि उसकी कोई गिनती नहीं थी, इतनी मात्रा में वो वहां से धन दौलत लेके जाते थे। तो इतिहासकार लिखते हैं कि अंतिम बार जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट के ले जा रहे थे तो यहाँ के हरियाणा और पंजाब के बीच के जाटों ने उन पर आक्रमण किया, क्योंकि ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि इतनी मात्रा में वो लोग धन दौलत लेके जाते थे कि उनको रखने के लिए जगह नहीं रहती थी। और जो उनके घोड़े थे, गधे थे, खच्चर थे, ऊंट थे, उससे सोने की असरपियां रास्तों में दोनों किनारे बिखरे पड़े रहते थे, तो उनको रखने के लिए जगह नहीं रहती थी, इसलिए जाट ने उन पर आक्रमण कर दिया। और महमूद गजनवी यहाँ से लूट के ले जा रहे थे तो उन लोगों ने महमूद गजनवी से लूट लिया। यानी कि उस समय भी वो लोग इतने उग्र थे कि इतने बड़े जो है शासक, लुटेरा शासक जो भारत में आक्रमण करके पूरे भारत को जो है बड़े बड़े राजाओं को डरा के रखते थे, उन पे वो लोग आक्रमण कर दिए। तो महमूद गजनवी ने जो है अपना अंतिम आक्रमण फिर सोमनाथ मंदिर में नहीं किया था, उन्होंने अपना अंतिम आक्रमण किया था जाटों के ऊपर, उनसे बदला लेने के लिए। तो इस तरह से देखा जाता है कि जाति जो है हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्वपूर्ण कारक है। हम जिस जाति में, जिस देश में, जिस समुदाय में जन्म लेते हैं वैसी ही हमारी सोच होती है। हम जैसे कि भारत में रहने वाले हैं, थोड़ा उदार हृदय के रहते हैं। अगर हमारा जो है जन्म अन्य देशों में होता तो हमारी जो है सोचने की ढंग वो अलग रहती। इसलिए विभिन्न धर्म में, हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म के लोगों में सोचने में विभिन्नता होती है, उनके कद काठी में अंतर होता है। हर प्रकार का जो है अंतर जो है जाति, प्रजाति और देश के अनुसार देखा जाता है। आगे लिखेंगे आयु और बुद्धि जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक हैं। आयु और बुद्धि। आयु और बुद्धि किसी भी व्यक्ति की, जैसे कि बालक जब छोटा रहता है तब उनकी बुद्धि थोड़ा कम रहती है, तब वो वयस्कों से अलग रहता है। और जैसे जैसे उनकी बुद्धि लब्धि जो है बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनमें क्या है जो है, अगर एक बालक है और इधर एक बालिका है और ये वयस्क होने के बाद ये एक महिला बन गई और ये एक पुरुष बन गया, तो ये पुरुष ही है और ये महिला है। लेकिन एक बालक, एक बालिका की सोच में और एक महिला की सोच में अंतर पाया जाएगा उनकी आयु के अनुसार और उनकी बुद्धि के अनुसार।
तो ये आयु और बुद्धि हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता में बहुत महत्वपूर्ण कारक है, जो हमें जो है अलग बनाती है। आगे इसमें लिखेंगे शिक्षा व व्यक्ति की आर्थिक दशा। शिक्षा व व्यक्ति की आर्थिक दशा व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है। शिक्षा व आर्थिक दशा, कुछ चैप्टर ऐसे बोरिंग करने वाले हैं, सब पढ़ने ही हैं। एक बार एक हमारे सर है, वो सर अभी खैरागढ़ विश्वविद्यालय में संगीत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। वो अपने संस्मरण में बता रहे थे कि एक शिक्षक के लिए सबसे खराब स्थिति वह रहती है कि उसे वो भी पढ़ाना पड़ता है जो वो स्वीकार नहीं करता। तो ऐसे वो बोलते थे, हम लोग समझ नहीं पाते थे, बोले क्या है सर ऐसे करते, यानी कि सिलेबस में है, पढ़ाना ही है, चाहे वो उस चीज़ों को स्वीकार करे चाहे मत करे, ये उनकी अपनी पर्सनल समस्या होती है। हम लोग कहाँ आए थे? व्यक्तिगत विभिन्नता में सामाजिक और शिक्षा व आर्थिक दशा। शिक्षा व आर्थिक दशा व्यक्तिगत विभिन्नता का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ये भी शिक्षा, अगर कोई व्यक्ति बहुत शिक्षित है, अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है, तो सामान्य सी बात है जो शिक्षित व्यक्ति है उसके संवेग अशिक्षित व्यक्ति से अलग रहेंगे, और जो व्यक्ति बहुत गरीब है उसकी पर्सनालिटी, और कोई आदमी अमीर है उसकी पर्सनालिटी अंदर तो रहेगा ही। तो व्यक्ति का शिक्षा व उनकी आर्थिक दशा ये विभिन्नता के मुख्य कारण है। इसमें कोई ज्यादा चर्चा करने वाली बात भी नहीं है। लिंग भेद जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्वपूर्ण कारक है। इसमें पॉइंट लिखेंगे लिंग भेद, यानी कि कोई व्यक्ति स्त्री है या पुरुष, ये उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक है। लिंग भेद लिखेंगे आप लोग। लिंग भेद, अगर कोई व्यक्ति स्त्री है या पुरुष, ये उनके व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था विकास में, प्रारंभिक अवस्था में जो स्त्री है या महिला है, पुरुष की अपेक्षा या एक बालक की अपेक्षा जो महिला है या बालिका की जो है मानसिक परिपक्वता पहले पूर्ण हो जाती है 12 से 14 वर्ष की अवस्था में। लेकिन जो बालक है उसका जो मानसिक विकास बालिका की अपेक्षा में देर से होता है। और यह भी देखा गया है कि जो पुरुष है उनकी रुचि गणित में, विज्ञान में, तर्क में अत्यधिक रहेगा, लेकिन जो महिला है उनकी जो है रुचि कलात्मक क्षेत्र में अत्यधिक रहेगी, या कुछ सजावट के काम है उसमें अत्यधिक रहेगी। अधिकांशतः स्त्री जो है या महिला जो है वो आदेशों को मानने वाला होता है, स्वीकार कर लेता है कि ऐसा है, बड़े कह रहे हैं ऐसा तो है। लेकिन पुरुष जो होते हैं वो आदेशों को तुरंत स्वीकार नहीं करते, मैं नहीं मानता ऐसे बोलेंगे पहले, उसके बाद जो है भले बाद में मानेंगे। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता को लिंग भी प्रभावित करता है। इसके साथ साथ इसमें लिखेंगे रचनात्मक शक्ति। रचनात्मक शक्ति यानी कि हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की जो है क्रिएटिविटी पाई जाती है, और यही क्रिएटिविटी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाती है। हर व्यक्ति में अलग अलग तरह की जो है रचनात्मकता पाई जाती है, और ये रचनात्मक शक्ति एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाती है। कई ऐसे भी व्यक्ति रहते हैं जिसमें रचनात्मकता बिल्कुल भी नहीं होती, उसमें वो वैसे ही अलग रहेगा सबसे, लेकिन जिसमें रचनात्मकता है वो तो दूसरे से भिन्न नहीं रहेगा, और जितनी ज्यादा उसमें रचनात्मकता होगी उतनी ज्यादा उसमें और उससे भिन्न रहेगा। अगर किसी व्यक्ति में रचनात्मकता पाई जाती है, क्रिएटिविटी, तो वे जीवन के हर क्षेत्र में रचनात्मकता देखी जाएगी। सिर्फ वो पढ़ाई में भी विभिन्न तरह के ऐसे काम करेगा जैसे उनकी शिक्षक ने उनको बताया नहीं। रचनात्मकता से तात्पर्य है अपने से कुछ ऐसे सृजन कर लेना, बना लेना जो उन्होंने कहीं से सीखा नहीं।
अब देखते हैं कि इस तरह के व्यक्तित्व विभिन्नता की हमने पहले देखा क्या क्या हमारे व्यक्तित्व विभिन्नता होती है, व्यक्तित्व विभिन्नता के प्रकार देखे, व्यक्तित्व विभिन्नता के मुख्य मुख्य कारण देखे। अब देखते हैं इनका शिक्षा में क्या महत्व है। यहाँ से प्रश्न आपके ज्ञानात्मक क्षेत्र से आते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं ज्ञानात्मक क्षेत्र से कह सकते हैं, आपके आईक्यू लेवल को टेस्ट करने वाला। ऐसे प्रश्न होते हैं इस चैप्टर से जिसे अगर आप चैप्टर को आप अच्छे से पढ़े हैं, इनकी मूलभूत चीजों को जानते हैं, बेसिक को, तो बना ही पाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको अपने से उसमें तर्क वितर्क लगाने होंगे। इस चैप्टर से हर बार नए नए बनाए हुए क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जैसे कि अन्य चैप्टर से हम यह देख सकते हैं कि कई बार प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन इस चैप्टर से जो प्रश्न आते हैं वो हर बार नए बनाए रहते हैं, नए एडिट किए रहते हैं। उसमें आपको उनके व्यक्तित्व विभिन्नता के मूलभूत सिद्धांत को जानते हुए अपने अनुसार तर्क लगाने रहते हैं। व्यक्तित्व विभिन्नता का शिक्षा में महत्व लिखेंगे। व्यक्तित्व विभिन्नता का शिक्षा में महत्व, क्या महत्व हो सकता है? क्या महत्व हो सकता है व्यक्तिगत महत्व इसका शिक्षा में? पहले पॉइंट लिखेंगे छात्र वर्गीकरण की नवीन विधि। छात्र वर्गीकरण की नवीन विधि। यहाँ नया चीज क्या है? नवीन विधि। यानी कि छात्र वर्गीकरण तो पहले भी किया जाता था कि 10 छात्र को इधर बैठा दो, 10 छात्र को इधर बैठा दो, बाकी मेरे साथ इधर बैठ के पढ़ो। इस तरह से पहले भी कहा जाता था, लेकिन हमने क्या जाना व्यक्तित्व विभिन्नता की, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, अलग अलग है। तो हमने क्या जाना? व्यक्तित्व विभिन्नता को जाना। तो उसको जानने के बाद छात्र वर्गीकरण की हमने नई विधि इजाद की। अब छात्रों का वर्गीकरण उनके आकार, प्रकार, रंग, रूप, जाति बना के अनुसार नहीं होगा, बल्कि उनकी व्यक्तित्व विभिन्नताओं के अनुसार होगा। जैसे जैसे उनका ज्ञान है, जैसे जैसे उनकी क्षमता है, जैसे जैसे उनकी रुचि है, इसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाएगा। और इस आधार पर बालकों को बांट के अलग अलग बालकों को जैसे जैसे उनकी रुचि है, जैसे उनकी ज्ञान है, जैसे उनकी क्षमता है, जिस क्षमता के साथ वे धारण कर सकते हैं, उनके अनुसार उनका वर्गीकरण करके उनको उस विधि से, जिस विधि से उस वर्ग को पढ़ाया जा सकता है, उस विधि से उनका वर्गीकरण करके उनको पढ़ाया जाएगा। ये शिक्षा में उनका पहला महत्व है व्यक्तित्व विभिन्नता का। छात्र वर्गीकरण की हमने नई विधि सीखी। सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए, तो हाँ। अलग कैसे? सभी व्यक्तियों को समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नता का ये महत्व है कि अगर कोई बालक विशेष रूप से अगर पिछड़ा हुआ है, तब उनके लिए ऐसे बालकों की अलग से हम उनको वर्गीकृत करें, क्लासिफिकेशन करें और उसको अलग से शिक्षा दें। जैसे कि अलग अलग, जैसे कि इसमें वो एक सिद्धांत है कि बालकों का क्लासिफिकेशन नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे करने से बालकों में क्या है? असमायोजन की स्थिति आ जाती है, या उनमें कुंठा की भावना आ जाती है कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं ही कमजोर हूँ क्या, मैं ही गधा हूँ क्या। लेकिन इसका महत्व यही है कि अगर हम जान पाए कि ये व्यक्ति इस विधि से नहीं सीख पा रहा है, इतने बच्चे, तो इसको और किस विधि से सिखाया जा सकता है। ये मतलब हरदम उपयोग में होने आने वाली विधियां नहीं है, एक प्रकार की विशेष विधि है कि हम व्यक्ति विभिन्नता क्यों पढ़ते हैं, क्यों जानते हैं। अगर हम इसकी जानकारी एक शिक्षक को इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हर बालक को हम एक विधि से नहीं पढ़ा सकते। ऐसा होना चाहिए कि सबको एक विधि से पढ़ाए ताकि किसी में कोई अंतर ना हो। जैसे कि विद्यालय में सभी को एक ही ड्रेस पहन के आने के लिए कहा जाता है, एक प्रकार के ड्रेस पहन के आने के लिए कहा जाता है, ताकि उनमें किसी भी प्रकार की ये भावना ना हो कि वो गरीब है, मैं अमीर हूँ, वो दिखने में अच्छा है, मैं खराब हूँ। इस तरह की किसी भी प्रकार का उनको उनके मन में कुंठा की भावना ना आए। लेकिन और ये भी ऐसा है जैसे क्लास 1 के बच्चे हैं तो क्लास 2 में बैठा देंगे जितने इंसान के, वही है कि क्लास हाँ। जो है तो वैसे उसके अकॉर्डिंग। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का भी महत्व है, सब चीज का अपना अपना एक महत्व होता है। तो इसमें हम लोग महत्व देख रहे हैं कि इसका शिक्षा में क्या महत्व हो सकता है।
वैसे नियमानुकूल किसी भी विद्यार्थी को अलग थलग करके पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन इनका ये पॉजिटिव चीज है। छात्र वर्गीकरण की हम नई विधि सीखते हैं इससे व्यक्तिगत विविधता की। इसके साथ ही इसमें दूसरी बात है व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था इसमें इसके अनुसार की जा सकती है। अब उस विधि के अनुकूल ये नहीं है, उसके प्रतिकूल है कि व्यक्तिगत शिक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था, अगर हम व्यक्तिगत विभिन्नता को समझते हैं, ये समझते हैं कि हर व्यक्ति की क्षमता अलग है, उनकी रुचि अलग है, उसकी आवश्यकता अलग है, तो हम फिर उसको अलग से शिक्षा देने के लिए तैयार हो सकते हैं या अलग विधि से उन्हें शिक्षा दे सकते हैं। दूसरी इसकी विशेषता यही है, इसमें यही चीज समझना है ताकि आप इस तरह के प्रश्न आए तो हम इसकी विशेषताओं को महत्व को समझ के जो है सही आंसर दे सके। ये कि डीमेरिट्स भी है और मेरिट्स भी है, यानी कि इनके गुण भी है और इनके दोष भी यही है। व्यक्तिगत शिक्षण की इससे व्यवस्था की जा सकती है कि अगर व्यक्ति पढ़ने लिखने में किसी विषय में बहुत ज्यादा कमजोर है तो उस तरह के बालकों को हम अलग से छांट सकते हैं। सर इसका ये है मेन एक रीजन है व्यक्तिगत शिक्षण में कि क्लास में कोई एक वीक बालक है उसको इंडिविजुअल लेके पढ़ा सकते हैं। पढ़ाना। इसी विधि पर डाल्टन और विट, डाल्टन पद्धति है, डाल्टन शिक्षण पद्धति और विट ने का डाल्टन पद्धति, बस लिखिए डाल्टन आता है कई बार। ये व्यक्तिगत रूप से बालकों को शिक्षण कराने की पद्धति है डाल्टन पद्धति, डाल्टन योजना कह सकते हैं। विनेटका भी कहा जाता है, लेकिन विनेटका लिख लेंगे वो भी, विनेटका डाल्टन योजना या विनेटका योजना या पद्धति कह सकते हैं। इस शिक्षण पद्धति या योजना में बालकों को अलग से चिन्हित करके उनकी रुचि, योग्यता, आवश्यकता के अनुकूल उनको शिक्षण दिया जाता है डाल्टन या विनेटका पद्धति। और ये यही पद्धति है कि उनकी जो है बालकों की हम व्यक्तिगत विभिन्नता को समझते हैं, उसी के अनुकूल फिर उनको शिक्षा देते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यह मानता है कि बालकों का जो है शिक्षा का जो है क्लास का जो है सीमित आकार होना चाहिए, कक्षा की सीमित आकार लिखेंगे। जैसे कि शिक्षा का जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 इसके अनुसार कहा गया है कि पहली से लेकर जो 5वीं तक के बालक है उसमें एक शिक्षक के पीछे 30 बालक होने चाहिए। 6वीं से लेकर 8वीं तक बालक है उसमें एक शिक्षक के पीछे 35 बालक होने चाहिए। अगर इनकी संख्या 200 से अधिक हो गई तब एक शिक्षक के पीछे 40 बालक होना चाहिए और इसमें प्रधान अध्यापकों की गिनती नहीं की जाएगी। लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 20 बालक ही होने चाहिए। एक शिक्षक के पीछे 20 बालक होने चाहिए जो इंडिविजुअल रूप से, व्यक्तिगत रूप से असक्षम है सीखने के लिए, ताकि प्रत्येक बालक पे ध्यान देके जो है शिक्षक जो है उनको आगे उनकी प्रगति करा सके। जैसे कि हम बड़े बड़े कोचिंग संस्थाओं में पढ़ने के लिए जाते हैं, एक साथ देखते हैं 400-500 लोग बैठे हैं और दिखाई भी नहीं देते, बड़े बड़े स्क्रीन में देख रहे हैं, तो ऐसे में शिक्षक जो है हर व्यक्ति पे ध्यान नहीं दे पाएगा। अगर कक्षा के अगर आकार सीमित है, सिर्फ 5 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो एक एक बच्चे की वो योग्यताओं को समझेगा, उनकी आवश्यकता को समझेगा, उनकी रुचि को समझेगा, उनकी सीखने की क्षमता को समझेगा, उसी के अनुसार फिर वो उनको अच्छे से शिक्षण दे पाएगा। तो मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि अगर हम व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार किसी को शिक्षा देना चाहते हैं तो कक्षा का आकार जो है सीमित होनी चाहिए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 20 बच्चे होने चाहिए। इसकी शिक्षा में और क्या महत्व है? शिक्षण पद्धतियों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। लिखेंगे अगला पॉइंट, शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन। एक ही शिक्षण विधि से बालकों को नहीं पढ़ाया जा सकता, बहुत सारे शिक्षण विधियां है। व्याख्यान कौशल के साथ साथ सामूहिक रूप से शिक्षा, पर्यटन शिक्षण या प्रश्न वाली शिक्षण, तो अलग अलग बालक जिसकी जिसमें रुचि है उसी के अनुकूल जो है हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। यानी कि व्यक्ति की विभिन्नता के अनुसार जो है शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।
व्याख्या कौशल तो एक सबसे प्राचीन कौशल है पढ़ाने का, शिक्षण विधि है और ये अभी भी सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। लेकिन इसके साथ-साथ और भी अन्य विधियाँ हैं जो व्यक्ति के अनुकूल जो है उनको भी शिक्षा दी जा सकती है। जैसे कि हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे शिक्षक क्या करते थे, प्रश्नावली पद्धति से हम लोगों को पढ़ाते थे। अपना इससे उनका भी समय बचता था, हम लोग भी बड़े खुश रहते थे। करते क्या थे कि पूरे कक्षा को 2 भागों में बाँट दिया जाता था। और विभाजन का आधार कुछ था ही नहीं, आप अपने मन से किसी वर्ग में रह सकते हैं। इसमें कुछ बच्चे, उसमें कुछ बच्चे। एक सवाल इधर से आएगा, एक सवाल इधर से आएगा। फिर जो जैसे कि एक प्रकार से वो क्यूज जैसा था। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान से एक सवाल आप इधर से किए, अगर आप उनका सही आंसर दे दिए 1 नंबर, अगर नहीं दे पाए तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। एक सवाल फिर इधर से। इस तरह से प्रश्नावली, अलग-अलग बालक होते हैं जो हमेशा जो है बैठे-बैठे पढ़ नहीं पाते या फिर उनकी रुचि विभिन्न प्रकार की विधियों में नहीं होती। इसके लिए हम अगर बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता को समझेंगे, उनकी आवश्यकताओं को समझेंगे, उनकी रुचि को समझेंगे, तो हम शिक्षण पद्धतियों में कई प्रकार के नए परिवर्तन कर सकते हैं, उनके अनुकूल। क्योंकि वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य यह है कि बालक शिक्षा के लिए है, ना कि शिक्षा बालक के लिए है। इस तरह से कुछ-कुछ विधियाँ हैं और इसमें लिखेंगे गृह कार्य की नवीन धारणा। गृह कार्य की नवीन धारणा। गृह कार्य की नवीन धारणा यह मानती है कि प्रत्येक बालकों को एक ही प्रकार के जो है होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि सभी बालक एक ही प्रकार से सीख नहीं सकते। सबकी कार्य करने की क्षमता अलग-अलग होती है। इसीलिए जो प्रतिभावान बालक है उनको ज़्यादा होमवर्क देना चाहिए और वे बालक जो सीखने में थोड़ा अक्षम हैं उनको उनकी क्षमता के अनुकूल ही होमवर्क दिया जाना चाहिए। यानी कि गृह कार्य की नवीन विधि है ये। पॉइंट लिखेंगे गृह कार्य की नवीन विधि या नवीन धारणा। गृह कार्य की नवीन धारणा। बालकों की क्षमता के अनुकूल ही उनको गृह कार्य दिया जाना चाहिए, न कि सभी बालकों के लिए बराबर होमवर्क दिया जाना चाहिए। आगे पॉइंट लिखेंगे दोषों के प्रति ध्यान। व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत इसके तहत यह कहा गया है कि जैसे कि कोई बालक शारीरिक रूप से असक्षम है, कोई पैरों से असक्षम है, कोई सुनने में असक्षम है या फिर कोई देखने में असक्षम है, तो ऐसे बालकों पर शिक्षा को अत्यधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन इतना भी अत्यधिक ध्यान दिया न जाना चाहिए जिससे वे स्वयं में अपने आप में एक प्रकार से गिल्टी या अपमानित, स्वयं के लिए अपमान फील करने लगे, अपमान महसूस करने लगे। इतना ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे उनका विकास हो सके। और ऐसे बालकों को कक्षा में सबसे पहले बैठाया जाना चाहिए, उन बच्चों की अपेक्षा जो जल्दी सीख रहे हैं। ऐसे बच्चों को आप एक क्रम में दूसरे या तीसरे लाइन में बैठा सकते हैं। लेकिन ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से असक्षम है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या विभिन्न अंगों से, आंख से, नाक से, कान से, ऐसे बालकों को पहली कक्षा यानी कि पहली पंक्ति में बैठाना चाहिए, जिससे उनकी समस्याओं के प्रति ध्यान देकर उनको शिक्षा दिया जा सके। आगे लिखेंगे लिंग भेद के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। शिक्षा महत्व गुण दोष दोनों को बता रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ इनकी गुण की बात कर रहे हैं, लेकिन आप इसे दोष में भी शामिल कर सकते हैं। पहले इनके गुण को सुनिए ना आप, फिर दोष अपने आप निकालेंगे। गुण इसका यह है कि लिंग भेद के अनुसार शिक्षा, हर चीज के 2 पक्ष होते हैं। आप किसी भी चीज को आप उसके गुण भी कह सकते हैं, वही चीज उसकी दोष कह सकते हैं। अगर मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ तो ये मेरा गुण है और यही मेरा दोष भी है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, अपने लिए बुरा हूँ। अगर मैं बहुत बुरा आदमी हूँ ये मेरा दोष भी है और अच्छा भी है, मैं अपने लिए अच्छा हूँ कम से कम। तो हर चीज, एक ही चीज के 2 पहलू होते हैं, वो अपने आप में अच्छा भी है और बुरा भी है। लेकिन हम अभी इसकी पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, इनका शिक्षा में क्या महत्व है। लिंग भेद के अनुसार शिक्षा, इसमें व्यक्ति की विभिन्नता के अनुसार इसका यह महत्व है कि बालक और बालिका प्रारंभिक अवस्था में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन माध्यमिक स्कूल के आते आते, 6वीं से 8वीं के आते आते
इनकी रुचि और आवश्यकता में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। इसीलिए बालकों के लिए अलग पाठ्यक्रम और बालिकाओं के लिए अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए जो उनकी रुचियों का विकास कर सके, ऐसा ये सिद्धांत मानता है। प्रारंभिक अवस्था में जो है बालक और बालिका तो एक जैसे होते हैं, उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहती, लेकिन वयम संधि प्राप्त करने के बाद यानी कि 12 से 14 वर्ष की प्राप्ति करने के बाद या फिर माध्यमिक स्कूल में आने के बाद उनकी रुचि, आवश्यकता, क्षमता इसमें अंतर आने लगता है। तो स्त्रियों के लिए अलग से शिक्षा होनी चाहिए और पुरुषों के लिए अलग से शिक्षा होनी चाहिए, यह मानता है। और इनके दोष भी है क्योंकि सारे मानव तो एक ही है, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति की रुचि को ना देखें, उनकी क्षमता को ना देखें और उन्हें एक ही डंडे से सबको हाँके, ये भी गलत है। यह सिद्धांत यह मानता है कि पाठ्यक्रम में विभिन्नता होनी चाहिए। जो आधुनिक शिक्षा नीति आई है अभी वाली 2021 शिक्षा का अधिनियम जो अभी लागू नहीं हुआ है, सिर्फ अभी लॉन्च हुआ है, लेकिन विद्यालय, महाविद्यालय या कॉलेजों में लागू हो नहीं पाया है। इसमें हाँ सर ये भी होना चाहिए लागू। इसमें ये बातें कही गई है कि पाठ्यक्रम में विभिन्नीकरण होना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम में विभिन्नीकरण से तात्पर्य है कि जैसे कि कोई बालक अगर आर्ट लेके पढ़ लिया तो आर्ट लेने वाले बालक ऐसा नहीं है कि आर्ट के सारे विषय उनको अच्छे लगते हो। उनको हो सकता है कि आर्ट के 1-2 विषय अच्छे लगते हो, इतिहास अच्छा लगता हो या भूगोल अच्छा लगता हो और एक विषय उनको साइंस का भी अच्छा लगता हो, तो लेकिन अब वो साइंस के विषय पढ़ ही नहीं पाएगा क्योंकि उन्होंने आर्ट ले ली। अगर कोई व्यक्ति अगर साइंस ले लिया और अगर उन्हें इतिहास में बड़ी रुचि है, वो इतिहास में जानना चाहता है कि इतिहास में हुआ क्या था, तो इतिहास के विषय नहीं पढ़ पाएगा। तो पाठ्यक्रम में विभिन्नीकरण का सिद्धांत यह मानता है कि हर बालक के लिए हर विषय पढ़ने के लिए होनी चाहिए, यानी कि हर सब्जेक्ट को अलग अलग से वो चॉइस कर सके। इसमें इस प्रकार से क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए कि आर्ट है, साइंस है, मैथ्स है, यानी उसके पास बहुत सारे चॉइस होने चाहिए। उसके पाठ्यक्रम में हर विषय अलग अलग होने चाहिए और व्यक्ति अपने विभिन्नता के अनुकूल ऐसे विषयों का चयन कर पाए। तो आधुनिक शिक्षा नीति में इस बात को शामिल किया गया है। अभी तक ये लागू नहीं हुआ है कि जैसे कि अगर आप आर्ट लेते हैं तो आर्ट लेने के साथ साथ आप मैथ्स के भी विषय पढ़ पाएंगे, साइंस के भी विषय पढ़ पाएंगे और साइंस वाले आप अलग आर्ट के भी विषय पढ़ पाएंगे। ये इनका शिक्षा में महत्व है। इस चैप्टर में है समायोजन, व्यक्तित्व विभिन्नता, व्यक्तित्व के सिद्धांत एवं समायोजन। तो इनका समायोजन इसी आधार पे होगा, कोई शारीरिक रूप से भी विभिन्न है, मानसिक रूप से विभिन्न है, संवेगात्मक रूप से विभिन्न है, तो ऐसे बालकों पर शारीरिक रूप से ध्यान देके, मानसिक रूप से ध्यान देके और संवेगात्मक रूप से ध्यान देके उनको समायोजित किया जा सकता है। ठीक है? नहीं है ठीक? इसके बाद मापन और मूल्यांकन देखेंगे इस चैप्टर में। मापन और मूल्यांकन के लिए अलग दूसरे दिन क्या भी देखते हैं। मापन और तो इस चैप्टर से लगभग सब चीज खत्म हो गया है। इसमें कुछ हम लोगों ने पढ़ा। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के फर्स्ट दिन हम लोग विधियां पढ़े, बंद कर देंगे। मानसिक विकास पढ़े, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास। बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन ये बहुत समय लिया।